नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुजेंद्र सर आ गया हूँ आरकेएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th का सेकंड वीडियो लेके जो क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो लेके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें मोशन इन प्लेन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सारे का वीडियो, समझ गया। और आज मोशन इन प्लेन का जितने भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट भी कर देंगे इस वीडियो में, समझ गए। तो सबसे पहले इस चैप्टर स्टार्ट ही होता है वेक्टर एंड स्केलर से, समझ गए। वेक्टर एंड स्केलर, देखो वेक्टर और स्केलर क्या होता है। सारे फिजिकल क्वांटिटी जितने भी फिजिक्स में पढ़ाई होगा उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, या तो वो वेक्टर होगा या स्केलर होगा। सिंपल ठेठ भाषा में अगर बोला जाए तो स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वेक्टर अलजेब्रा को पालन करता हो, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? वेक्टर अलजेब्रा को पालन करता है, समझिए। अब एक क्वेश्चन समझ में आइए कि सर एक एग्जांपल से समझाओ। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैं कहीं पे खड़ा हूं और कोई मेरे को ये बोलता है कि बालकनाथ मंदिर पे जाना है, बालकनाथ मंदिर पीछे ही है, तो मैं बोलूंगा कि 100 मीटर सीधा चले जाओ, 100 मीटर लेफ्ट चले जाओ, ऐसे बोलेंगे 100 मीटर राइट चले जाओ। तो ये मैग्नीट्यूड है, नंबर मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो उसको वेक्टर बोलते हैं। ये पूरा डेफिनेशन नहीं है, पूरा डेफिनेशन अभी और बताऊंगा। और स्केलर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि एग्जांपल से बता रहा हूं, मान लो मुझे चीनी खरीदने जाना है, मैं दुकान पे गया, मैं बोलूंगा भैया 2 kg चीनी लेफ्ट में दे दो। भाई वो बिहारी हुआ ना तो राइट में चाटा मार के घर भेजेगा। यहां थोड़ी बोलते हैं 2 किलो चीनी लेफ्ट में दे दो, ऐसा थोड़ी बोला जाता है, सीधा बोलते हैं 2 किलो चीनी दे दो। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर। अब सर ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है? वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है कि वेक्टर को ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे ये 3+4 पूछूं तो कितना होगा? 7 होगा। ये बचपन से पढ़ के आते हो आ रहे हैं। लेकिन यही पूछ लू कि 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर कितना होगा, तो ये 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एक अलग रूल से होता है और उसी रूल को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इस चैप्टर में वही चीजें पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। यानी वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एक अलग तरीके से होता है, वही चीज को बोलेंगे। एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वेक्टर वेक्टर जैसे वेक्टर के पास दो चीजें तो होगा ही होगा। क्या? एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे ए वेक्टर है तो ऊपर एरो लगा देंगे। मैग्नीट्यूड को कैसे करेंगे? ए के ऊपर ऐसे मॉड लगा देंगे और डायरेक्शन को ए के ऊपर कैप लगा देंगे। समझ गए? हम पूरे डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बस इसलिए इतना किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं, डायरेक्शन जो आगे इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको दिक्कत ना हो, बस ये समझिए। अच्छा, दूसरा चीज एक और देखिए। अब है कि वेक्टर को ना दो तरीके से पढ़ेंगे, ग्राफिकली और एक अलजेब्रिक। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकली के बारे, सॉरी अलजेब्रिक के बारे में। जैसे ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, समझ गए। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से। अब यहां पे एक वेक्टर है, ध्यान से सुनना है ऐसे, ये एक वेक्टर है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो नंबर से लिख के चल रहा हूं 2, 3 और 5, ऐसे कोऑर्डिनेट दिया है। ये O है और ये A है, सुनते रहना। अब तुम्हें निकालना है कि OA वेक्टर निकाल के बताइए कि OA वेक्टर कितना होगा, OA का मैग्नीट्यूड कितना होगा, OA का डायरेक्शन कितना होगा। तो देखो वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे? वेक्टर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, तीन चीजें हैं। अब वेक्टर को क्या लिखेंगे? देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? O से, और कंप्लीट कहां हो रहा है? A पे। तो सीधा सीधा लिखे OA के ऊपर कैप। अब लिखेंगे कैसे? ये तो इसको रिप्रेजेंट करता है, और लिखेंगे कैसे? देखो 2 है एक्स में, तो 2 और इसके डायरेक्शन कितना है? आई, तो 2i प्लस जे में कितना है? 3, तो 3j प्लस के में कितना है? 4, तो 4k। समझ में है? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड को पहले लिखते कैसे हैं? ओ ए के ऊपर जो एड है ना, एरो है ना, इसके ऊपर मॉड लगा देंगे। इसका लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 29।
16 9 25 और 4 29। डायरेक्शन क्या निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो। डायरेक्शन को वैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ ए के ऊपर कैप। अब देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k को डिवाइड कर दो किससे, अंडर रूट ऑफ 29 से। यही हो गया तुम्हारा डायरेक्शन वेक्टर। समझ में आया। अब हम ये चीजें अभी इसलिए पढ़ा दिए, इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका ना उपयोग होने वाला है। अगर ये नहीं अभी बताऊंगा ना तो आपको ना समझ में आएगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कुछ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बता दिया। अब हमारे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से समझना। एक वेक्टर है जैसे है 3i प्लस 4j प्लस 2k। बेटा मैं ये अलजेब्रिक मेथड पढ़ रहा हूँ, ग्राफिकली इसके बाद पढ़ेंगे। बी वेक्टर है मान ले 5i माइनस 2j प्लस 3k। अगर तुम्हें पूछ दे a प्लस बी निकालो, बड़ा आसान है। i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8i। इसमें से इसको ऐड करेंगे तो 4 में से 2 गया तो प्लस 2j और 3 2 5k। समझ में आया। बी ए प्लस ए माइनस बी कहे निकालने के लिए, ए माइनस बी, तो ए में से बी को माइनस करो, 3 में से गया तो माइनस 2i, 4 में से माइनस माइनस 2 गया तो प्लस 6j। समझ में, 4 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा और माइनस के कैप 1k होगा। तो ये हो गया तुम्हारा आई जे के बारे में। समझ में, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। अब आओ मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन यही एक इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना पढ़ाया हूं उसमें इंपॉर्टेंट ये डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ, ये 12th क्लास में भी यूज होगा। टू वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। देखो जैसे ये ऐसा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस दोनों का मतलब प्रोडक्ट होता है। इस दोनों के बीच में डॉट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इस दोनों के बीच में क्रॉस है, इसीलिए हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कहेगा सर जी डॉट और क्रॉस अलग होता है क्या, हाँ वेक्टर में अलग होता है। डॉट का मतलब कुछ और आएगा। अच्छा जानते हो, अगर मैं तुम्हें पूछूं क्या ये 3i स्केलर है कि वेक्टर, तो कहोगे वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैं पूछूं सर 3, तो 3 स्केलर है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, इसमें सॉल्व करने के बाद आई जे के गायब हो जाता है, डायरेक्शन गायब हो जाता है, एक नंबर आता है, इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है, स्केलर प्रोडक्ट। और इसको सॉल्व करने के बाद एक वेक्टर आता है, इसीलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे निकालते हैं कि मतलब ये डिनोट होता है, ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलते हैं। चलो देखो कैसे करते हैं बेटा। इसका एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का। ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ में आया, ठीक है। अब देखो कहेगा सर ये तो बड़ा आसान है। सर अगर मान लो कि ऐसे दिया है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है मान ले 3 या 4, क्वेश्चन दे देता है एक एग्जांपल, और बी का मैग्नीट्यूड दिया है 6, एंगल दिया है थीटा दोनों वेक्टर के बीच में दिया है मान लो 60 डिग्री। तो रख दे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 6 और cos 60 होता है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 12। लेकिन आपको लगता है ये क्वेश्चन देने वाला है, ये देगा ही नहीं। तो देगा कैसे, ऐसे ए वेक्टर दिया है 3i प्लस 4j माइनस 5k और बी वेक्टर दिया है 2i माइनस j प्लस या माइनस 3k। इसको प्लस कर दे, इसको प्लस कर दे, ठीक है। अब कहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। देखो बेटा बड़ा आसान होता है ए डॉट बी निकालना। आपको क्या करना है, इसमें जब इस फॉर्म में कहेगा सर बड़ा आसान है, ए का मैग्नीट्यूड आपने निकालना सिखाया अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, हाँ ठीक है। बी का निकाला है दिस का स्क्वायर, ठीक है ये भी निकाल गया। ए निकालिए, एंगल कहां से लाओगे तुम, एंगल निकालना सिखाया है क्या, नहीं ना।
तो जब ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब इस फॉर्मेट में दिया हो। इस फॉर्मेट में आई जे में दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का बड़ा आसान तरीका है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, आई 1 हो जाता है तो गायब कर दो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है नहीं कुछ है तो 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 और प्लस 15 कितना हो गया 21, 21 में से चल गया था 17, यही आंसर हो गया। क्लियर है? यानी एक पता चला आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, जे डॉट जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर 1 होता है, के वेक्टर डॉट के वेक्टर भी 1 होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अभी बाद में बताएंगे, समझ में? या इसी में आई डॉट जे 0 होता है, ये याद रखना एक नंबर के लिए, जे डॉट के भी 0 होता है और आई डॉट के भी 0 होता है। समझ में है? ये याद रखिएगा। क्लियर हुआ? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अगर ऐसा दिया है तो सीधा सीधा ऐसे, और इस फॉर्मेट में दिया है तो ऐसे 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 मल्टीप्लाई कर। क्लियर है? नहीं समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला आया है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे देगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर दिया है 5i प्लस 2j, नहीं तो ऐसे लिख 3i प्लस 2j प्लस 6k। बी वेक्टर दिया है 6i प्लस 4j प्लस 12k। सुनते रहना। अब कहेगा कि तुम 2-3 क्वेश्चन दे रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, साथ ही साथ ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का भी मैग्नीट्यूड निकालो। समझ में? क्लियर है? ऐसे ऐसे पूछेगा। तो अब देखो ए डॉट बी आराम से निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 18 आई 1 हो गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 8 और इसको इससे कीजिए 72, कितना हो गया 80 98, यही हो गया ए डॉट बी। और ए का मैग्नीट्यूड सर बड़ा आसान से सीखा है, इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। समझ गए? ये हो गया अंडर रूट ऑफ 49, ये हो गया 7। बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का 16 प्लस 144, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 196 यानी 14। यानी तूने ये सब चीजें निकालना सीख गया। अच्छा एक बात बताओ, जानता है डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ होता है? एंगल निकालने में। एंगल, हेडिंग ये भी याद रखना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो ये है, यहां से देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा किसके बराबर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर मैं यहां से पूछूं कि कॉस थीटा निकालो तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ये होता है। अब इसी क्वेश्चन में कहेगा फाइंड, देखो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूं, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताओ ए और बी के बीच का एंगल निकालो। तो एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। देखो मैंने सब चीज पहले ही निकाल लिया है, ए डॉट बी आपको निकालना सिखा दिया है तो रख दो इसके ऊपर 98। ए का मैग्नीट्यूड कितना 7, बी का मैग्नीट्यूड कितना 14, ये हो गया 98 बाई 98 यानी 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के। तो ये याद रखिए, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो cos थीटा 0 होगा, ये तो पता है, लेकिन रेशियो भी सेम होगा। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, यानी रेशियो 1/2 1/2 1/2 आया है। तो जब रेशियो सेम हो तो वेक्टर पैरेलल होता है। समझ में? अच्छा परपेंडिकुलर हो तो, जैसे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब cos थीटा कितना है 90, cos 90 0 होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर हो, ऐसे ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। समझ गए? देखो याद रखना, क्वेश्चन आता है कि प्रूफ कीजिए कि वेक्टर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होता है, या थीटा निकाल दो, एंगल 0 डिग्री आ। परपेंडिकुलर तो सीधा सीधा ए डॉट बी निकालो, अगर 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर। ये था तुम्हारा
डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखे, डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखे, ए का मैग्नीट्यूड बी का एंगल कैसे निकालना सीखे, ए डॉट बी है भाई, ए डॉट बी निकाल दो, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट कर दो, एंगल निकल जाएगा। दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो एंगल या तो 0 डिग्री या रेशियो बराबर, और परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि cos 90 0 होता है, cos 90 0 इसमें रखेंगे 90 0 तो पूरा ए डॉट बी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। देखो इसमें भी दो फॉर्मूले होते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा साथ ही साथ एन कैप। अब देखो ये चीजें तो यहाँ एंगल निकालने से ए का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गया तू, बी का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गया तू, साइन थीटा निकालना सीख जाए, अभी अभी एंगल निकालना नहीं सीख गया तो कहेगा सर एंगल भी निकालेंगे, एन कैप कहां से लाओगे, फिर फंस गए। तो ये एक सिर्फ फॉर्मूला है जिसको याद रखिएगा आप। सर ये एन कैप क्या होता है, एन कैप मतलब डायरेक्शन वेक्टर, ये होता है डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। देखो इस दोनों में से जो सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दिया है मान लो, समझ गया, और कहेगा इसका एन कैप निकालो। तो एन कैप जो होगा यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर होगा, तो कहता है पहले वेक्टर पे अपना दाहिना हाथ रखो, तो पहले वेक्टर ये है, ए है तो ए पे रखेंगे, बी है तो बी पे रखेंगे, और छोटे एंगल से, देखो इसमें दो एंगल बन रहा है, ये एंगल छोटा एंगल है, ये एंगल बड़ा एंगल है, तो छोटा एंगल कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा एंगल है। तो छोटे एंगल से दूसरे वेक्टर, पहला वेक्टर पे हाथ रखो और छोटे वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ उंगली घुमाओ, तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ, तो यहाँ पे एन कैप किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ, किधर की तरफ, बाहर यानी आउटवर्ड हो जाएगा, समझ में, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो बनेगा वो इधर की तरफ होगा, यानी ए पे भी परपेंडिकुलर होगा बी पे, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए पे भी, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी पे भी, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। साथ ही साथ देखिए अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कहे तो अपना दाहिना हाथ बी पे रखो और ए की तरफ मिलो छोटे एंगल से, तो इस एंगल से नहीं घुमा सकते तो हाथ को चेंज कर दो, ऐसे रखो, अब देखो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर, तो एन कैप हो जाएगा अंदर, यानी बी पे हाथ रखना है, यानी जो भी है बी वेक्टर पहले है तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। अब इस बार एन कैप क्या होगा, इनवर्ट, किधर होगा, इनवर्ट, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, यानी एक ये भी पॉइंट याद रखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर है, किस वाइज से, मैग्नीट्यूड वाइज से, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्यों, यहां तक ही मैग्नीट्यूड है, समझ गए, एन कैप मैग्नीट्यूड नहीं है, यहां तक ही मैग्नीट्यूड है, समझ में आया, एन कैप क्या है, डायरेक्शन है, समझ में आया। अब देखो ध्यान से सुनना है कि अगर डायरेक्शन की बात किया जाए सर तो डायरेक्शन में ये उल्टा होता है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, क्लियर है, आया समझ में। अब चलो आगे देखो, अब इसका तो सर एक चीज तो समझ में आ गया, इस तरह से बना दिया, दूसरा कोई वो तरीका है जब इस फॉर्मेट में दिया हो, हाँ है, जैसे ए वेक्टर ऐसे दिया है 3i + 4j + 5k, और बी वेक्टर दिया है 2i + 3j - 5k, मान लो ऐसे, तो कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, क्या निकालो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो ऐसे टेबल बनाओ, पहले लिखो आई, आई है तो आई, फिर जे है तो जे, और फिर के है तो के लिख दिया, आई जे के लिख दिया, यानी हर एक क्वेश्चन में ये लिखना है आई जे के, हर एक क्वेश्चन में, देखो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, ये हर एक केस में लिखना, किसी भी केस में ऐसा नहीं कहेगा, क्यों लिखेगा, इसके पास मैथ होगा वो 12th क्लास के मैथ के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर में समझ जाएगा, ये चीजें डिटर्मिनेंट है ये। अब देखो जो ए है या बी है, पहले कौन है ए, तो ए के नंबर क्या है 3 4 5, तो 3 4 5 लिख दिया, बी का कौन सा नंबर है 2 3 5, 2 3 -5, पहले पहले सुन लो, पहले ए आएगा फिर बी, ऐसा नहीं कि बी ऊपर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें, पहले आई लिखो, आई लिखो और एक दो छोटा डब्बा बनाओ, आई किस रो में है, इस रो में और इस कॉलम में, तो इस दोनों को कट कर दो, तो क्या बचा 4 5 3 -5, इस दोनों को कट करने के बाद यही बचेगा,
तो लिखो 4 5 3 -5, फिर लिखो -j रख दिया, इसमें है, इसमें और इसमें कट कर दिया, क्या बचा 3 5 2 -5, क्या लिखा 3 5 2 -5, फिर लिखो के, तो के लिख दिया, के किस किस में है, इसमें और इसमें, इससे दोनों को कट किए तो क्या बचा 3 4 3 4 2 3, समझ में? अब देखो ऐड कैसे करेंगे, इसके आगे आई लिख दिया, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पंचे -20 माइनस, देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले और माइनस के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, हर एक केस में पहले किसको करेंगे, इस वाले डायगोनल से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के साथ इस डायगोनल, तो 4 पंचे -20 -15 माइनस जे रखो, इस वाले को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5 या 15 -15 और -10 प्लस के, इस वाले को मल्टीप्लाई करो 9 -8, बताइए कितना हो गया, ये हो जाएगा -35i, ये करेंगे तो 25 प्लस 25j और प्लस 1k, यही हो गया तुम्हारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आया कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, समझ में आया? अब चलो, अब हम आते हैं ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मेथड में क्या होता है, वेक्टर को ना ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, ऐसे, यही वेक्टर है, समझ में? ए और बी वेक्टर है, देखो यहाँ पे वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है ए बी, डिनोट तो ऐसे ही करेंगे, ए बी, मैग्नीट्यूड को कैसे करेंगे ए बी के ऊपर मॉड, और डायरेक्शन को कैसे करेंगे ए बी के ऊपर कैप, समझ गए? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे वेक्टर मतलब एरो, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इसका लेंथ का जो लेंथ होगा वही मैं, और डायरेक्शन मतलब एंगल, यहाँ पे एंगल, वहां पे क्या होता है आई जे के होता था, लेंथ को लिए अंडर रूट करते थे, वेक्टर को इससे डिवाइड करते थे, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब भी तुम्हें वेक्टर कहेगा तो आप इसका वेक्टर के लिए लेंथ निकालो और इसके सॉरी डायरेक्शन के लिए सॉरी मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ निकालो और डायरेक्शन के लिए एंगल निकालो, यही होता है वेक्टर, समझ में? तो चलो हम इसमें स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ। जैसे दो वेक्टर दिया है, मैं लिख के दिखाता हूं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर दिया है ये बी, समझ गए? इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, नाम दिया है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, समझ गया? अब कहता है कि पहले वेक्टर के ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं हम, यानी इसको दोनों को ऐड करना है, अब सीधा नहीं ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर, तो 3 + 4 कर दिए, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, इसके ऐड करने का अलग ही तरीका है। तो कहता है ट्रायंगल लॉ में पहले वेक्टर के टेल पे, हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रख दो, ऐसे ये रख दो, और क्या करो, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बना दो, यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर वेक्टर, ये जो होगा इस दोनों वेक्टर के बराबर होगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, समझ गया? ये एक चीज दिया होगा एंगल, ये दिया होगा, ये एंगल दिया होगा थीटा, ये एंगल दिया होगा कितना थीटा, समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, ये गिवन होगा कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता है। अब ये बताओ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है आर वेक्टर, ये वेक्टर निकालना है रेड वाला, तो आपको इसका लेंथ भी निकालना पड़ेगा और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, मतलब सॉरी लेंथ भी निकालना पड़ेगा जो मैग्नीट्यूड, और ये एंगल भी निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितना है ये भी निकालना पड़ेगा, समझ में आया?
तो लेंथ निकालने के लिए आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता तो पाइथागोरस से बड़ा आराम से निकाल लेते। गिवन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ये थीटा गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है। तो क्या किया, ध्यान से सुनना, क्या किया, एक डॉट डॉट लाइन से हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। समझ गए, क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। समझ गए, ठीक है। तो इसको क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। देखिए अभी तुम्हें पता है कि इसका नाम लिख देते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये x है, ये y है, ये इसका नाम z रख दो और इसका नाम p रख दो। समझ गए। अब ये पता है, ये एंगल पता है, ये लेंथ पता चल जाता तो पूरा बेस पता चल जाता है, और ये लेंथ पता चल जाता तो हाइट पता चल जाता तो हाइपोटेनियस बराबर में से। तो देखो ट्रायंगल लॉ यही कहता है, देखो जानते हो ये है ट्रायंगल लॉ, ध्यान से समझो। ये ट्रायंगल लॉ देखो, एक वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर दिया है, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखो और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बनाओ। अब यही वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर को बनाएगा, एक ट्रायंगल बन गया। इसीलिए इसका नियम है, इस लॉ का नियम है ट्रायंगल लॉ। क्या नाम है, ट्रायंगल लॉ। अब आपको इस रेड वाले का लेंथ निकालना है, लेंथ ये एंगल निकालना है, इस एंगल का नाम दे देते हैं अल्फा। क्या नाम दे देते हैं, अल्फा। अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल YZP में, YZP में बताओ, सबसे पहले साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है PZ और हाइपोटेनियस है PY। ठीक है बेटा, तो साइन थीटा PZ और PY किसके बराबर है, PY है B के बराबर। तो PZ किसके बराबर आ गया, B साइन थीटा। समझ गए। सेम ट्रायंगल में cos थीटा निकालिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, YZ और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है PY। ये ऐसे जो लिख रहा हूं ना, ऐसे ये Y है। समझ गए। तो PZ प्लस PY। समझ गए। तो cos थीटा इज इक्वल टू PZ, सॉरी YZ तो आपको नहीं पता है, सॉरी YZ नहीं पता है, तो YZ और PY किसके बराबर है, B के बराबर। तो YZ किसके बराबर आएगा, B इंटू कॉस थीटा। मतलब समझे, ये लेंथ आ गया B कॉस थीटा और ये लेंथ आ गया B साइन थीटा। अब सारा लेंथ निकल चुका है। बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, XZP में, XZP। बताइए बेस क्या है इसका, बेस है XZ। बेटा इसको ठीक से देखिएगा क्योंकि आपका पैरेललोग्राफ भी सेम होता है, XZ है, तो XZ किसके बराबर होगा, A प्लस B कॉस थीटा। समझ में आया। और उसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है PZ। तो PZ किसके बराबर होगा, B साइन थीटा। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है R। यानी इन उसी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस यानी एक्स पी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो एक्स पी का होल स्क्वायर होगा एक्स जेड का होल स्क्वायर प्लस पी जेड का होल स्क्वायर। अब बताइए एक्स पी आर है तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स जेड है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। बताओ आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का 2ab होगा, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा।
प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और इसको एक साथ रखो तो आर स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बताइए, यहां से ये तो 1 हो गया, तो आर स्क्वायर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर क्या आ जाएगा, इधर से भेजिए तो इधर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए पता है आपको, बी स्क्वायर बी भी पता है, प्लस 2ab भी पता है, cos थीटा ये भी पता है। समझ गए, तो यही रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। अब रह गया एंगल, ये तो मैग्नीट्यूड था। अब देखिए एंगल मैग्नीट्यूड के लिए कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड था डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन किसके बराबर होता है, एंगल के बराबर। समझ गए, अब इसमें बताइए एंगल क्या होगा, सेम ट्रायंगल में ये टेन अल्फा किसके बराबर होगा, सेम ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही हो गया तुम्हारा एंगल, यही डायरेक्शन हो गया। समझ में आया, तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ। ध्यान से सुनना बेटा, पैरेललोग्राम लॉ देखो, पैरेललोग्राम में लॉ क्या होता है, इसमें भी दो वेक्टर दिया होता है, ये देखो ये एक वेक्टर दिया है और दूसरा ये वेक्टर दिया है, दूसरा ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर और इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर। समझ गए, अब इस बार क्या करना है, ध्यान से सुनना, इस दोनों वेक्टर को क्या करना है, इस वेक्टर को ऐसे लाना है, इसके दोनों के हेड टेल को एक साथ रखना है, जैसे वहां पे पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखते थे ना, यहाँ पे ऐसे नहीं रखते, और इसका ना कॉपी कर लेना है, इस वेक्टर का कॉपी कर लीजिए, क्लोन बना लीजिए, लीजिए कॉपी कर दिया मैंने। अब इस वेक्टर को एक पैरेललोग्राम बना दो, यहाँ बना दिया, और इसको भी, ये बी है तो ये भी हो गया, इसको भी कॉपी कर लीजिए यहाँ से, तो इसको ऊपर लेके चले जाइए, यहाँ देखिए ऐसे ले गए, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब कहता है पहले वेक्टर के दोनों जो, सॉरी पहले वेक्टर बोल रहा हूँ, देखो ये पैरेललोग्राम बन गया है, इसीलिए इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। पहले वेक्टर के, सॉरी दोनों वेक्टर के कॉमन टेल से एक डायगोनल खींचेंगे, यही डायगोनल जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यही डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ये एंगल दिया रहेगा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा क्या, थीटा। यहां से इसको ऐसे खींचिए डॉट डॉट लाइन से ऐसे, और इसको खींचिए ऐसे, देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा। इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है जेड और इसका नाम है पी। अब इसका पैरेललोग्राम नाम क्यों पड़ा, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए। ये बी जो है, ये बी कौन सा है पता है ना, ये जो बी है, ये बी ऊपर वाला है, ये है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये ए, ये ऊपर, ये जो रेड वाला है वो आर वेक्टर है। अच्छा मैं एक चीज ना आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, देखो मैं ऊपर वाला और ये वेक्टर को डिलीट मार रहा हूं, देखिए अब क्या बन गया, अब ध्यान से देखो, तो ये एक ट्रायंगल लॉ बन गया, ट्रायंगल नहीं बन गया, सेम उसी की तरह हो गया, इसीलिए इसका जो डेरिवेशन है सेम टू सेम उसके जैसा होगा। देखो कैसे, सिर्फ इमेज बना लेते हैं और ऐसे ही होगा, ये बी है तो ये हो जाएगा बी, अभी अभी प्रूफ किए थे कि ये हो जाएगा, नीचे नहीं किए थे cos थीटा इज इक्वल टू, तो वैसे ही करेंगे बी cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बी sin थीटा। समझ में आया? अब अगर बाय द वे आपको निकालना है
तो बताइए रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा, देखो इस ट्रायंगल में, हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं बेटा, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्रायंगल में किए थे। तो रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने पीछे किया है, सेम टू सेम यही होगा, सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे और कुछ भी नहीं। समझ में? नहीं भी करूं तो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा? इसका ये है a प्लस बी कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसको और इसको एक साथ रखो, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये 1 हो गया। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट आ गया, सेम वही फॉर्मूला। यहाँ पे एंगल अल्फा ये होगा, तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में? तो ये था तुम्हारा पैरेललोग्राम लो। समझ में? रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है? चाहे ट्रायंगल लो हो, पैरेललोग्राम लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंगल का क्या आया? एंगल टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे हम चलते हैं। तो ये था तुम्हारा वेक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे यू स्पीड से, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। कहता है जब किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से नहीं फेंकना चाहिए, 90 डिग्री के डिफरेंस है, या तो थोड़ा सा इधर फेंको या इधर फेंको, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक इस तरह का एक पैराबोलिक पाथ गेन करेगा, और इसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। When an object projected at the difference of 90 degree, then object gain a parabolic path. This motion is known as projectile motion. अब इस प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे तो नहीं पढ़ सकते हैं, इसका ना कंपोनेंट तोड़ते हैं। जैसे ये थीटा है ना, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जैसे ये यू है ना, तो यू के साथ थीटा है तो इधर लिख देंगे यू कॉस थीटा, कंपोनेंट तोड़ते हैं। और जिधर की तरफ थीटा नहीं है उधर लिख देते हैं इस कंपोनेंट को यू साइन थीटा। इधर की तरफ एक डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन होता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है जिसको हम जी बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो मोशन होता है, ये मोशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन। और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होता है, तो इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, मोशन तो होता ही है। तो इस इधर ये जो न्यूमेरिकल होगा, ये रेंज निकालने में मदद करता है, रेंज निकालने में। और इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। समझ में? इधर की तरफ जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें तीन फॉर्मूला यूज करते हैं, v बराबर u प्लस माइनस जी टी। समझ गया? दूसरा h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये तीन फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये निकालने में क्या मदद करता है? दो चीजें, मैक्सिमम हाइट और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया? ये क्या है? रेंज, रेंज मतलब ऐसे, मतलब समझिए
बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, ये यूज होता है क्रिकेट मैच में, आजकल देखते होंगे। क्या ऐसा नहीं, ऐसे मुंडी ऊपर करके थूक फेंकते हैं, अगर वो थूक अपने मुंह पे गिर जाता है तो उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी और के मुंह पे गिरे तो प्रोजेक्टाइल। अब इसमें देखो प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि ये मैक्सिमम रेंज क्या होता है, थूक कितने दूर तक गया, इसको बोलते हैं रेंज। हाइट का मतलब थूक कितना ऊपर तक गया, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है थूक कितना देर तक हवा में रहा। समझ में? तो चलो देखो इस पे हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालो। पहला है मैक्सिमम हाइट, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम हाइट क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे ना, तो जो ऊपर की तरफ गया वो हाइट, तो अच्छा एक बात बताओ, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, वी वाई जीरो, वाई एक्सिस में। और यू कितना है, यू है यू साइन थीटा, ये है यू। समझ गए? नहीं समझे? अरे इधर की तरफ शुरुआत वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो माइनस 2gh। बताइए v कितना है, वी वाई है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2gh मैक्सिमम। इसको इधर लाइए, तो 2gh मैक्सिमम किसके बराबर आएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो h मैक्सिमम किसके बराबर आएगा बेटा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया तुम्हारा h मैक्सिमम का फॉर्मूला। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगा बता, क्या होगा फॉर्मूला, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ये फॉर्मूला दूसरा पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। वी वाई कितना है जीरो, यू कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो जी टी किसके बराबर आएगा, यू साइन थीटा, तो टी किसके बराबर आएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर। ठीक है, अब ये टाइम निकला, टाइम ऑफ फ्लाइट इसी का 2 गुना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है पूरी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में है? अब है रेंज। देखो रेंज, रेंज मतलब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इधर के लिए एक ही फॉर्मूला होता है क्या, v इज इक्वल टू एस अपॉन डी। देखो v इज इक्वल टू होता है एस अपॉन टी, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी। तो ऐसी ई रेंज है, तो बताइए रेंज कितना हो जाएगा। इधर की तरफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है, इधर की तरफ देखो क्या है, u cos थीटा, तो u cos थीटा और इंटू टी, टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो बताइए रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया यू मिलके यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ये हो गया साइन 2 थीटा, तो रेंज आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। समझ गए? ये रेंज का फॉर्मूला है, ये भी है ये भी है। समझ गए? क्लियर है? तो हमने क्या क्या निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। समझ में? अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्ट है जो कितने स्पीड से चल रहा था, यू स्पीड से, ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हुआ, यू कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हुआ, यू साइन थीटा। समझ गए? अब ये ऐसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन गेन करता है, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ है। इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन क्या होगा, और ये भी प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन पैराबोला है। दोनों एक ही साथ कर देते हैं। समझ में? क्या क्या क्वेश्चन है समझ में? कि फाइंड, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, और साथ ही ये भी प्रूव कर रहा है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये पैराबोला पाथ प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां से हम x डिस्टेंस लेते हैं, x डिस्टेंस, और ये हाइट x डिस्टेंस पे जो हाइट है वो y हाइट है। यहां से यहां टाइम लगा t, कितना टाइम लगा t। समझे? तो देखो प्रूव करो। अब इधर की तरफ एक ही वेलोसिटी होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता है ना आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इधर v है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी।
v इज इक्वल टू एस अपॉन, बताइए s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी टी, या t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s अपॉन वी। t बताइए s कितना है, इधर से कितना डिस्टेंस है x, तो x, और t क्या v क्या है इधर की तरफ u cos थीटा, तो u cos थीटा ये रख दिया इक्वेशन 1। y एक्सिस में ये इन x डायरेक्शन था, इन x डायरेक्शन, अब इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में यूज कीजिए। बताइए y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में ये फॉर्मूला होता है h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो h की जगह क्या रखोगे y, h की जगह क्या है y इज इक्वल टू, इधर की तरफ वेलोसिटी क्या है u साइन थीटा, और अभी अभी प्रूफ किए हैं t कितना निकला है x बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2g, और t की जगह क्या लिखोगे x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब लो प्रूफ करो, ये u से u कट गया तो y किसके बराबर आया, y आ गया x इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1/2g, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वही आ गया y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही है आपका इक्वेशन ऑफ क्या ट्रेजेक्टरी। अब इसको कह रहा है कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ ये पैराबोला का इक्वेशन है। लो भाई हम लेट कर लेते हैं, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू पी एंड यहाँ देखो g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये सब सारे के सारे फिक्स है, इसको क्यू क्या होगा इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। अब देखो एक तरफ ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू माइनस 4ax या सॉरी एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हो जाता है, इसका n है ऐसे, ऐसे इक्वेशन बन जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये पैराबोला कहते हैं, एक तरफ एक्स स्क्वायर एक तरफ y, तो ये इक्वेशन है पैराबोला। समझ गए। अब है सर्कुलर पाथ, समझ गए। सर्कुलर पाथ में तीन टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अब सर्कुलर पाथ में ये सब थोड़ा सा जो बेसिक पाथ है बात है वो याद कर लीजिएगा। बेसिक बात मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। समझ गया। अब हमें पढ़ाना है इसमें कि पहला कि लीनियर वेलोसिटी v होता है, डिस्प्लेसमेंट x होता है, और ए, तो एक रिलेशन निकालना है v अल्फा में, एक निकालना है a अल्फा में, v ओमेगा में और a अल्फा में, इस दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। समझ में। तो देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, समझ गए, ये एक सर्कुलर पाथ है। अब ये इसका सेंटर है O, और यहां से ये रेडियस दिया है r, समझ में। ये ऑब्जेक्ट ए पे था, कुछ देर के बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चला गया बी पे, ये डिस्टेंस है r, ये एंगल है डेल्टा थीटा, समझ में। तो यहां से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको डेल्टा एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेल्टा एस। अब ध्यान से समझो, इन इसका नाम दे दे ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ बी। देखो यहाँ पे जो है ना एक पैरालेक्स मेथड आता है, पैरालेक्स मेथड क्या कहता है कि जैसे ये है ना ये एंगल थीटा, ये सामने वाला आर्क प्लस आर्क थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर के बराबर होता है, तो वही हम मेथड यहाँ लगा रहे हैं। बताइए डेल्टा थीटा किसके बराबर होगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा सामने वाला पार्ट डेल्टा एस बाई आर के बराबर, डेल्टा एस अपॉन आर, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और हम 1/r को बाहर कर दिए, मतलब डेल्टा के साथ लगा दिए और 1 इसको बाहर कर दिए। समझ गए। अब हम लिमिट लगा रहे हैं, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड। देखो लिमिट क्यों लगाते हैं पता है, लिमिट से ये डेल्टा डी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट का मतलब है डेल्टा को डी में चेंज करो, ये बड़ा सा होता है ये छोटा चेंज होता है, तो इधर लगाओ, हमेशा लिमिट डेल्टा पे लगता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू
देखो 1/r बाहर हो जाएगा, लिमिट तो डेल्टा पे चीजों पे लगेगा, तो डेल्टा s बाई डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब लिमिट लगा दिए तो ये d बन जाएगा, d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/r ds अपॉन डी टी। देखो बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/r, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, r ओमेगा। ये आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब कहेगा इसी का दूसरा पार्ट, राइट द रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। ये याद रखना, v इज इक्वल टू r ओमेगा। राइट द रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। हमें क्या निकालना, तो हमें ये पता है वी नो डेट, अभी अभी प्रूफ करके हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, बता dv बाई dt इज इक्वल टू डी r ओमेगा बाई dt। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसमें r बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, d ओमेगा बाई dt। तो a इज इक्वल टू r अल्फा। आ गया समझ में। तो ये था दूसरा क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का, कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लास्ट, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट ये है कि इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो सेंटर के अलोंग एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी के कारण एक एक्सेलरेशन, जब भी फोर्स आता है तो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर बाई आर के बराबर। समझ गए, हमें इसे प्रूफ करना है कि v स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। अगर इस चैप्टर में सर्कुलर पाथ में अगर मैं पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मैं इसी को इंपॉर्टेंस दूंगा। समझ गए, सबसे ज्यादा यही चांस है पूछने का। चलो, तो देखो कैसे इसको प्रूफ करते हैं। ये सेंटर है, इसको ओ ले लिया, और ये डिस्टेंस आर है। सुनते रहना बेटा। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर की तरफ v1 मोशन से चल, समझ गए। थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट चलिए, ये v1 स्पीड से है और ये v2 स्पीड से है, समझ में। अभी यहां ये r है, समझ गया, नहीं समझे। ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा था v1 स्पीड से, थोड़ी देर के बाद इसका स्पीड इधर चला गया v2 स्पीड। अब ये r था, ये r है, ये एंगल जो बनता है, ये एंगल का नाम दे दिया डेल्टा थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इसका नाम है डेल्टा एस। समझ गए, क्लियर है। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। ये जो वेक्टर है ना v, इसको हमने यहां से यहां लाया, ऐसे सेम टू सेम इस वेक्टर को उठा के यहां से यहां लाके रख दिया, ये v1। और इस वेक्टर को यहां से यहां लेके आया, यहां से ऐसे, तो ये ऐसे है, तो ये v2 है। समझ गए, ये v1 है और ये v2 है। अब देखो एक चीज, ये दोनों सेम टू सेम है, इसके बीच का एंगल ये भी हो जाएगा थीटा या डेल्टा थीटा, थीटा ही रखो। ये है थीटा, समझ गए, यहां भी थीटा हो जाएगा। अब हमें इसका ना ये एक अलग से मैं नाम लिख रहा हूं, देखना आंसर है, मैंने इसको अपने मन से मिला दिया। देखो बेटा एक चीज और बता देता हूँ, ये स्पीड और ये स्पीड सेम होगा, तो कहेगा सर आप सेम होगा तो v1 v2 क्यों लिखे हो। भाई वेक्टर क्या होता है, जैसे ये 10 है और ये भी 10 है, तो क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो v1 v2, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज v1 और v2 बराबर होगा, जिसको हम v लिख देते हैं। तो मैं इस कोने में लिख देता हूँ v1 बराबर है v2 के, और जो कि v के बराबर है। समझ गए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का नाम तो दे दिया ओ ए बी, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं एक्स वाई जेड। समझ गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझ गया, दोनों साइड बराबर है, बीच का एंगल बराबर है, दोनों साइड v1 v2 जो है v के बराबर है, और ये बीच का एंगल बराबर है। तो यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाओ। ट्रायंगल लॉ हम क्या जानते हैं, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, तो एक्स वाई वेक्टर प्लस वाई जेड वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्स जेड वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब देखो
एक्स वाई वेक्टर किसके बराबर है, v1 वेक्टर, वाई जेड वेक्टर नहीं पता, और ये किसके बराबर है, v2 वेक्टर। तो वाई जेड वेक्टर किसके बराबर आएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, जिसको हम डेल्टा v भी लिख सकते हैं। यानी ये जो वेक्टर आया आपका, ये डेल्टा v वेक्टर हो गया, ये डेल्टा v वेक्टर हो गया, समझ गए। अब ट्रायंगल, इसका नाम देखो, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। एक्स वाई जेड, अब देखियो साइड का रेशियो बराबर होगा, साइड का रेशियो इसमें क्या है, डेल्टा एस बाई आर, इसमें क्या है, डेल्टा वी बाई वी वन है, लेकिन आपको पता है वी वन वी टू वी के बराबर है, ठीक है। अब क्या करो, ध्यान से सुनो, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर बाई वी इंटू डेल्टा वी, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस आर को इधर ले गया, इसके साथ लिखो, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर बाई वी डी वी बाई डी टी। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, क्या होगा, लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, समझ गए, ये जीरो की तरफ टेंस हो रहा है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू आर बाई वी लिमिट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी टेंस टू जीरो, समझ गए। अब बताइए डेल्टा एस बाई क्या होगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर बाई वी डी वी बाई डी टी, बताइए क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ये होता है डी एस बाई डी टी वी इज इक्वल टू आर बाई वी इंटू डी वी बाई डी टी ए होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले गए तो वी स्क्वायर बाई आर, यही एक्सलेशन होता है, सेंटीमीटर एक्सलेशन। अब ए इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर बाई आर, और अभी प्रूफ किए हैं ए इज इक्वल टू वी को हम आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो ए आ गया, ए क्या आ गया, ए आ गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, एक आर से आर कट गया, ये आ गया आर ओमेगा स्क्वायर, तो दो एक्सलेशन का फॉर्मूला गया ये, तो यही था आपका क्या, मोशन इन प्लेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं तीसरे वीडियो में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी एक साथ।